प्लान में फंसी भाजपा। जरा उस गेम प्लान को आप भी उजागर करने की कोशिश कीजिए। जी, लेकिन अपनी बात वहीं से शुरू करते हैं, उज्ज्वल निकम से ही। जी सब लोग बोले हैं, थोड़ी सी हम भी बोलते हैं बिल्कुल बोलिए। कि उज्ज्वल निकम पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे, और झूठ बोलना किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम नहीं होता है। किसी के बारे में परसेप्शन क्या बन रहा है, परसेप्शन को फाड़ना ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम नहीं होता है। तो उन्होंने जो बात कही और स्वीकार की कि उसकी एक तस्वीर ऐसी रुआसा वाली आ गई थी, जिससे ये बात मीडिया में चली गई कि वो अपनी बहन को याद करके रो रहा है। तो कसाब के लिए भावनाएं पैदा न हो जाए, इसके लिए उन्होंने झूठ फैलाया कि वो बिरयानी मांग रहा है और बिरयानी खा रहा है, जबकि सच में उसने कभी बिरयानी मांगी भी नहीं थी और न कभी बिरयानी दी गई थी। इसके अलावा मैडम कमिश्नर नाम की जो पुस्तक मीरा वरवणकर ने लिखी, उन्होंने, वो जो खुद जेल आयुक्त रही, उन्होंने कहा कि कभी ऐसी बात नहीं हुई कि कसाब को कोई बिरयानी दी गई। तो अब ये समझिए कि ओरिजिनेटर ऑफ जो झूठ है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम, जिसको लेकर पूरे देश में बीजेपी ने एक इलेक्शन कैंपेन बनाया और लगातार न जाने कितने इलेक्शंस में इसका दुरुपयोग किया। तो ये जो झूठ का प्रसाद परोस करके उन्होंने दिया है, तो उसी का प्रसाद उनको प्रतिफल में टिकट के रूप में मिला है। इतनी बात कहते हुए मैं अब आपके उस प्रश्न पर लौटता हूं। देखिए, जुबान अमित शाह की लड़खड़ा भी रही है और जुबान सख्त भी है, दोनों दिख रहा है। जुबान सख्त, आपने जिक्र किया कि कैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने चर्चा की, अपने एमएलए को कहा, और हालत यह है कि सारे एमएलए के इलाके में वोटिंग परसेंटेज कम है। 11 मंत्री को इस्तीफा दिलाना पड़ेगा, ये उनके अपने आदेश के मुताबिक, और नए विधायक भी नहीं मिलेंगे जिनको मंत्री बनाया जाए। जो पैमाना उन्होंने सेट कर दिया है, लेकिन इसके लिए किया क्या जाए, तो ये उल्टा पड़ रहा है। मतलब उल्टा पड़ रहा है अमित शाह के लिए कि वो लगातार, मतलब जो भाषा बोल रहे हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल उनसे होता नहीं दिख रहा है। इसके बजाय और डैमेज बढ़ गया है। ये आत्मघाती कदम, 85 सीटें यूं ही नहीं जुबान लड़खड़ा रही है। एक साहब की तो 4000 सीट निकल गई थी बिहार में, आपने देखा। वो तो पैर भी दबा रहे थे नरेंद्र मोदी जी का। हालत ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको कहा कि भाई ये हमारे साथ मंच में अब नहीं बैठेंगे, उनको मंच पे बिठाना ही बंद कर दिया। तो ये भी स्थिति है। और पूरा हम गेम प्लान पर देखें तो थोड़ी सी गंभीर और चर्चा करें तो जी आप देखिए, आज मोहन भागवत जी ने जो आरक्षण को लेकर के सफाई दी है, कहा है कि आरक्षण के पक्ष में है आरएसएस। तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए 2015 में आपकी जुबान को क्या हो गया था। 2015 में तो आपने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा करने की आवश्यकता है, और ये दो चुनाव के मध्य में इस वक्त बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी मोहन भागवत जी को। इसका कारण साफ है कि जनता के बीच में संविधान खत्म करने और आरक्षण खत्म करने की साजिश का जो बीज है वो मजबूती से पेड़ बन चुका है, पौधा बन चुका है, और जनता ये समझने लगी है कि अगर बीजेपी जीत कर आएगी तो इनके सांसदों ने जो जो बातें कही हैं कि हम संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, वो सारी बातें वो उसको अंजाम देंगे। इसलिए अगर आरक्षण बचाना है तो बीजेपी को रोकना पड़ेगा। ये बात अब इलेक्शन कैंपेन की नहीं है, ये कैंपेन खुद बीजेपी ने चलाया और उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। तो ये जो नैरेटिव उल्टा पड़ा है, इसको संभालने के लिए मोहन भागवत को आना पड़ा है। पूरे देश में जो आरएसएस के लोगों की सुस्ती है, इसलिए सुस्ती है कि तानाशाही तरीके से बीजेपी चली है, तो उस सुस्ती को तोड़ने के लिए मोहन भागवत को आना पड़ा है कि आरएसएस के कैडर निकलें, वोटिंग कराने में वो कुछ अपना दिमाग खर्च करें। पहले जो वो लोग निकला करते थे और आरएसएस के लोग समोसा वमोसा खिलाया करते थे, इस बार समोसा खिलाते नहीं दिख रहे हैं, अपने भी घर में बिल में छिपे हुए हैं। तो इसके लिए ये गंभीर बात है कि
जो भारत विपक्ष ने जो बात जनता को समझाने की कोशिश की, वो जनता को समझ में आ गई कि भैया संविधान नहीं बचेगा। ये ईवीएम से कभी धांधली करेंगे, कभी हमारे एमपीज को खरीद लेंगे, कभी हमारे नेता को खरीद लेंगे, कभी सूरत सूरत दिखलाएंगे, सूरत वाली सूरत दिखलाएंगे, कभी चंडीगढ़ वाले नजारा पेश करेंगे। ये संविधान को बचने नहीं देंगे अगर इनको रिपीट किया जाता है। ये झूठ फैलाते हैं, झूठ से हिंदू मुसलमान करते हैं। और अब ये बात उस भेज से बहुत आगे निकल गई है राजीव जी की कांग्रेस पार्टी को बेचैन होना पड़ता था कि बीजेपी झूठ फैला रही है, इसका पर्दाफाश करना है। अब जनता पर्दाफाश कर रही है, अब जनता का जवाब दे रही है। पहले जनता जवाब नहीं देती थी, इसी कारण से ये चुनाव रोचक हुआ है। वरना आज भी सभी बूथों पर लोगों को खड़ा करने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे कांग्रेस के पास, लेकिन जनता खड़ी हो गई कार्यकर्ता बन करके, इसीलिए ये चुनाव रोचक हुआ है। तो ये चुनाव जनता लड़ने लगी। हम लोग पहले से कह रहे हैं कांग्रेस या विपक्ष मजबूत इसलिए दिख रहा है क्योंकि जनता साथ में खड़ी हुई है और ये चुनाव पूरी तरीके से बदल गया है। अब बार बार ये समझाने की कोशिश करें। आप देखिए ना, राहुल गांधी बोलते हैं राजा महाराजा के जमाने में ऐसा होता था, तो वो बोलते हैं सुल्तान क्यों नहीं बोला, सुल्तान नहीं बोला, यानी राजा महाराजा बोलने में। अब वो हिंदी में बोलेंगे तो कल में बोलेंगे उर्दू में क्यों नहीं बोला, है ना। तो इस किस्म से वो राहुल गांधी के बयान पर ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो राहुल गांधी का बयान इतना महत्वपूर्ण हो गया, बीजेपी के लिए मुद्दा हो गया भाई। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बीजेपी का मुद्दा हो गया। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, कौन सा शब्द बोल रहे हैं, वो महत्वपूर्ण हो गया। तो इसका मतलब है कि बीजेपी ने अपने सारे मुद्दे दबाव में आकर के, हताश होकर के, निराश होकर के भूल गए हैं, या फिर उनको अपने मुद्दों पर कभी भरोसा ही नहीं था। वो बात भी बोलना भूल गए कि हमने राम मंदिर बनवाया था। अब नहीं बोलते हमने बनवाया था, चुप लगा गए, क्योंकि अब जो लोग सुनने को तैयार नहीं। तुम कौन होते हो भाई राम मंदिर बनाने वाले? तुम इतने दिनों से अदालत में चल रहा था मामला, अदालत ने फैसला दिया, बना, उसमें तुम्हारी घुसपैठ हुई, जाकर के वहां जजमानी कर आए, वो सब सत्ता का फायदा उठाया। राम मंदिर बनाने में तुम्हारा क्या योगदान? ये जनता पूछ रही है। उल्टा जमीन बेच करके भ्रष्टाचार किया, वो सारी बातें हैं। तो अब उसका भी नाम लेने से बचते हैं। राम को हम लाए थे तो हम जिनको राम को लाए थे तो हमको आप लाइए, ये बोलने से भी अब बचने लगे हैं, क्योंकि इसका रिएक्शन होने लगा है। पहले तो बड़े शौक से बोल रहे थे, अब जनता वो रिएक्ट कर रही है। इसलिए हमें लगता है कि ये पूरा चुनाव जो है एक ऐसे, बहुत सही कह रहे थे ये हमारे मैं भूल जाता हूँ नाम जुबान पर आते थे, दीपक पाचपोर जी बहुत सही कह रहे थे कि ये जो चुनाव है मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। और ऐसा बहुत कम होता है भारतीय राजनीति में कि मुद्दे पर चुनाव लड़ाया जाए। सारे जो दंगा वाली भाषा है उसको जनता नकार रही है। मैं थोड़ा सा और बोलता हूँ, तेजस्वी सूर्या की बात याद दिलाता हूँ। उसने कहा कि मुसलमान 20% होकर के 80% वोट कर रहे हैं और हिंदू 80% होकर 20% वोट कर रहे हैं। ये वो चिंता में बोल रहे हैं, लेकिन ये चिंता वास्तव में वो इस राजनीति की सच्चाई है। हिंदू क्यों वोट नहीं कर रहा है भाई 80% में 80%? इसीलिए अब रिएक्ट नहीं कर होता है कि देखो मुसलमानों की लाइन लगी है, इसलिए हिंदू को भी जवाब में लाइन लगना चाहिए, हिंदुओं जागो। इन सब बातों पर अब हिंदू रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि हिंदू के मन में बात आ गई कि मुसलमान करेगा क्या। इसको दिन रात गाली देते हो, देश से भगाने की बात करते हो, मारने काटने की बात करते हो, इससे बोलते हो कि मुसलमान का सब कुछ हम छीन लेंगे। तो ये मुसलमान क्या करेगा भाई? वोट तो खिलाफ नहीं देगा, दे रहा है, तो इसका रिएक्शन नहीं होता। पहले रिएक्शन होता था। नतीजा ये है, दूसरा पहलू भी है प्रेम कुमार जी, इसका एक दूसरा पहलू है, उसको भी जरा रखना चाहता हूं। मेरा थोड़ा सा वो है, सबमिशन है, आप जो कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि जो दूसरा पक्ष है